नेपाल से बेहद दुखद खबर आ रही है। नेपाल में एक भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए गए। यूपी नंबर की ये बस थी जिसमें 40 यात्री सवार थे। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई है। हादसे का शिकार होकर नदी में जा गिरी है बस। ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें इस हादसे की सामने आई हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में बस हादसे से जुड़ी कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है और ये यूपी नंबर की बस थी। यूपी की बस बताई जा रही है जो कि हादसे का शिकार हुई है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये रास्ता जो है, जो इलाका है वो दुर्गम है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ से अस्पताल 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। थोड़ी देर पहले जब हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे तो इंतजार किया जा रहा था एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस तब तक पहुंची नहीं थी। घायलों की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अब ये जो दो तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि ये हादसा कितना भयावह था। अपडेट ये मिल रही है कि 14 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस तरह से चलाया जा रहा है, नेपाल पुलिस के कुछ जवान वहां पर मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, नदी में जाकर ये बस गिरी हुई है और रह रहकर इस इलाके में बारिश भी हो रही। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल बस हादसे में 14 लोगों की जान गई है। फिलहाल 40 यात्री क्योंकि सवार थे इस बस में, बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिशें किस तरह से अंजाम दी जा रही हैं ये दो तस्वीरें सामने आई हैं, ये हमें बता रही हैं। लेकिन क्योंकि दुर्गम इलाका है और रह रहकर बारिश भी हो रही है इस इलाके में, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को बचाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि यह हादसा तो भयावह है। 14 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कुछ लोगों को बचाया गया है क्या? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आ रही है वो दिल दहला देने वाली तस्वीर है और ऐसी स्थिति में कि कितने लोगों को सुरक्षित बचाया जा पाएगा ये बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ से जो दिखाई दे रहा है कि नदी में बस के गिरने के बाद जितनी रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ से कोशिश यह है कि अगर कोई वहां पर सुरक्षित निकाला जा सके तो उसमें अगर कुछ भी गुंजाइश हो तो उसको किया जा सके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जब 40 यात्रियों से भरी बस जब गिरी और जिसका लगातार वीडियो दिख रहा है, वो वीडियो में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि हादसा कितना भीषण था। उस हादसे की वजह से जो नुकसान पहुंचा है वो साफ तौर पर तस्वीरें उसको चीख कर बता रही है कि बहुत जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग हैं उनको भी बहुत मुश्किल हो रही है उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। उसके एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें से कितने लोगों को एग्जैक्टली बचाया जा सका है। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि यह हादसा अपने आप में कितना भयावह था। यूपी नंबर की बस हादसे का शिकार हुई है। काठमांडू से थोड़ा और दूर ये इलाका पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, बारिश हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश नेपाल के इस तनहू इलाके में की जा रही है। 40 यात्री सवार थे, 14 लोगों की मौत अब तक कंफर्म हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल से, जहां 40 यात्रियों के साथ नदी में एक बस गिर गई है। तनहू इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर ये सड़क दुर्घटना हुई है। और वीरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर लगातार लगे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र बहादुर शाही जी, कुछ जानकारी आप दे सकेंगे इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि 40 पैसेंजर इस बस में सवार थे और ये बस नदी में गिर गई है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कोई एक डेटा बता पाएंगे कितने लोगों की मृत्यु हुई है? मैम, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक हमारे रेस्क्यूअर्स ने 15 पीपल दे आर कॉन्शियस and 14 people they are unconscious
वो लोग नीचे रिवर बैंक में उनको रेस्क्यू किया है। और ये रॉकी एरिया है, तो इसमें जो रोप के सहायता से नीचे से रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। अभी तक 4 लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके हैं। इससे आगे अभी कुछ है नहीं हमारे पास। मतलब वीरेंद्र जी, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जो हालात है, कंडीशंस है, वो फेवरेबल नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी क्या दिक्कत पेश आ रही है? जी, ये वो स्लोप है ना, रॉकी स्लोप है, तो वहाँ पे आसानी से पैदल चल के नहीं पहुंचा जा सकता। तो रोप के सहायता से नीचे जाना पड़ता है और रोप के सहायता से ही ऊपर लाना पड़ता है। इसीलिए ये स्लो है, लेकिन कंटिन्यूसली काम हो रहा है। एटीएफ, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस सब और पब्लिक स्थानीय लोग सब रेस्क्यू में लगे हैं। वीरेंद्र बहादुर जी, ये आप एक अपडेट अहम दे रहे हैं कि नेपाल की आर्मी, नेपाल की पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग घायल अवस्था में हैं, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की क्या कोशिशें हो रही हैं इस वक्त? 4 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज चुके हैं और नीचे से ऊपर पुल कर रहे हैं। और इससे ज्यादा अभी कुछ है नहीं हमारे पास। अभी लेटेस्ट इतना ही है। बाकी जो बाद में जो डेटा आएगा वो हम न्यूज चैनल को देते रहेंगे। नहीं, लेकिन क्या कुछ इस बात की भी आशंका है कि कुछ लोग नदी के पानी में बह गए होंगे? इस बात की भी आशंका है क्या? सर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ना। अभी वर्क इज गोइंग ऑन, सो लेट इट बी कंप्लीट सो वी कैन हैव अ कंप्लीट डेटा एंड लेकिन इस बस में 40 यात्री सवार थे, ये क्लियर है? हेलो वीरेंद्र जी, इस बस में 40 पैसेंजर सवार थे, ये क्लियर है क्या? प्राइमरीली वो आया है, लेकिन इसका जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो लोग आ रहे हैं और वहाँ उन लोगों से हम लोग कंफर्मेशन करने के बाद ही बता सकते हैं एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स। और ये बस जो थी ये यूपी नंबर की ही थी, ये क्लियर है आपको? वीरेंद्र बहादुर जी, चलिए, वीरेंद्र बहादुर जी से संपर्क हट गया है। वीरेंद्र बहादुर शाही जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। नेपाल के पुलिस के अधिकारी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, घटनास्थल पर ही वो मौजूद हैं और वो 30 लोगों के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तक 15 यात्रियों को बचाया गया है। 14 लोगों की बॉडीज जो निकाली गई वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी, उनकी जान चली गई है। ये बहुत हद तक कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं घटनास्थल से। इस वक्त जाहिर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों की प्रायोरिटी यह है कि जो घायल लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। 4 लोगों को अब तक हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, ये उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए क्लियर किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आइए बढ़ते आगे। त्रिपुरा में विनाशकारी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। एयरफोर्स ने अब तक 330 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। देखिए सेना के ऑपरेशन जल राहत से जुड़ा पूरा अपडेट। हर तरफ पानी ही पानी, बेकाबू बाढ़ से जंग, सैलाब से जूझती जिंदगी। त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। हजारों लोग बाढ़ के कहर के चलते परेशान हैं। अभी तक 22 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। हालात को देखते हुए एयरफोर्स भी राहत और बचाव के कार्य में जुट गई है। वायुसेना ने अगरतला में एनडीआरएफ की टीम को पहुंचाया और बाढ़ में फंसे 330 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हालात को देखते हुए राज्य भर में 450 राहत शिविर खोले गए हैं। करीब 66,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें खाद्य सामग्री को पहुंचा रही है। त्रिपुरा में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और इसके चलते गोमती, दक्षिणी त्रिपुरा, उनाकोटी और पश्चिमी त्रिपुरा जिले गंभीर तौर पर प्रभावित हुए हैं। राज्य के सभी 8 जिलों में बाढ़ की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। त्रिपुरा के शांतिर बाजार सब डिवीजन में भूस्खलन से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से 4 नेपाली मजदूरों की मौत हो गई। ये मंजर रुद्रप्रयाग के फाटा इलाके का है। मूसलाधार बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड में 4 मजदूर दब गए।
एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर चारों के शव को बरामद किया है। ये चारों नेपाल के निवासी थे। उधर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देर रात भारी बारिश के बाद पहाड़ी से सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर गया। इसकी वजह से यातायात के लिए सड़क को बंद करना पड़ा। बद्रीनाथ से हेमकुंड जाने वाले वाहन जगह जगह फंस गए। नंदप्रयाग, पागल नाला, गुलाब कोठी, कंचनगंगा सबसे ज्यादा प्रभावित है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बीआरओ मशीनों के जरिए सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि कुछ घंटों में यातायात शुरू हो जाएगा। वहीं उत्तरकाशी के चमोली में भी लगातार बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फूलचट्टी में बनास के पास सड़क का 10 मीटर हिस्सा धंस गया है। बड़े वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। छोटे वाहनों को जाने दिया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। खबर दिल्ली से। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई बारिश से आज जिंदगी ठहर गई। सड़कों पर पानी भर गया, लंबा जैम देखा गया। देखिए TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की यहीं से ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में महज कुछ देर की बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है और इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। मुश्किल से आधे घंटे की लगातार बारिश हुई है, मध्यम बारिश हुई है, लेकिन झील में तब्दील हो गई है पूरी की पूरी सड़क और उसकी वजह से ये लंबा जाम आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। लगातार वाहन जो जीटी करनाल रोड से आजादपुर की तरफ लोग जा रहे हैं, लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और कई घंटों से लोग यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। कुछ देर की बारिश के बाद ही यहाँ पर गंदे नाले का पानी इतना फैल चुका है कि हालात यहाँ पर इस तरह के। कितने देर से आप लोग यहाँ जाम में फंसे हुए? मैं 2 घंटे हो गए मेरे को खड़े हुए। मेरी स्कूटी भी खराब हो गई है, बाइक भी। मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को सडनली ऐसा काम था, मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन नहीं, सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। कितनी दूर तक ये पानी आगे लगा है? लगभग ये यहाँ से लेके और अपना आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन तक लोग पानी भरा हुआ है। इसमें वाहन डूब रहे हैं और बीच में मैं बलसवा से आया हूँ जी। अच्छा, पूरा घूम के आ रहे हैं जी, पूरा पर सारी जगह पानी भरा पड़ा है। और वहीं आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई है। जरा सी देर की बारिश में कई जगहों पर पानी भरने की खबर आई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। लोगों की गाड़ी बीच पानी में खराब हो गई। ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में फंस गए कई लोग। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में महज कुछ देर की बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है और इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये रोड जो है सीधे जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन और आगे आदर्श नगर आजादपुर को जोड़ती है, दिल्ली विश्वविद्यालय और ISBT को भी जाती है। और इस सड़क के हालात इस वक्त के क्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मुश्किल से आधे घंटे की लगातार बारिश हुई है, मध्यम बारिश हुई है, लेकिन झील में तब्दील हो गई है पूरी की पूरी सड़क और उसकी वजह से ये लंबा जाम आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। लगातार वाहन जो जीटी करनाल रोड से आजादपुर की तरफ लोग जा रहे हैं, लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और कई घंटों से लोग यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जो सिग्नल है वहाँ पर फंसे हुए हैं और जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको जल जमाव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई दिखाई देगी। सामने किस तरीके से गाड़ियां निकलती हुई आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं और पैदल चलने वाले लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है ये भी देख सकते हैं। मोटरसाइकिल वाहन चालकों को लगातार इसमें परेशानी होती है, वो लगातार इसमें फंसते हुए दिखाई देते हैं। सामने आप देखिए जो लोग गाड़ियों से जा रहे हैं और उसके बाद आगे जो 2 पहिया वाहन से आ रहे हैं उन्हें देखिए किस तरीके से बाइक बंद हो जाने की वजह से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पहुंचा TV9 भारतवर्ष। राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होनी है। राष्ट्रपति भवन से विपिन चौबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मौजूद है, जहां पर थोड़ी देर बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जेलेंस्की से होने वाली है। ये मुलाकात अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर मौजूद है जहां पर इस मुलाकात को होना है। पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का वो इलाका और आपको तिरंगा झंडा भी लहराता हुआ नजर आएगा और इसके साथ साथ यूक्रेन का झंडा भी आपको नजर आएगा। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में दुनिया भर की इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त यहाँ पर इस इवेंट को कवर करने के लिए मौजूद है, जहां पर हम भी TV9 भारतवर्ष भी यहाँ पर मौजूद है और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस मुलाकात, इस दौरे से जुड़ी हुई। आज सुबह भारतीय समय के मुताबिक लगभग 10 बजे
प्रधानमंत्री कीव पहुंचे हैं, जहां पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो हयात रेजेंसी पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण, और माल्यार्पण करने के बाद वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होनी है। ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि भारत वो देश है जिसके संबंध रशिया के साथ साथ यूक्रेन से भी हैं, और इन्हीं संबंधों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है, ये उम्मीद पूरी दुनिया लगाकर बैठी है कि शायद जो 2.5 साल से युद्ध यहाँ पर चल रहा है, उस युद्ध को रोकने में एक मध्यस्थ की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा पाएंगे। और इसी मध्यस्थता और शांति का संदेश लेकर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस के इस हॉल में उन दोनों की मुलाकात होनी है। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मीडिया को इनवाइट किया गया है, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। तमाम मुद्दों पर डिस्कशन होना है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन और रशिया का वॉर है, और उस पर चर्चा होगी। क्या नेगोशिएशन, क्या संदेश, और उस मुलाकात से क्या कुछ निकलता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। और इस मुलाकात से जुड़ी हर अपडेट, हर डिटेल सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष यूक्रेन की राजधानी कीव के इस प्रेसिडेंशियल पैलेस से पहुंचाता रहेगा, जहां थोड़ी देर में भारत के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। कुछ देर बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। पीएम मोदी आज कीव में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। मोदी, 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 कीव में मोदी मोदी की गूंज, भारत माता के जयकारे, वंदे मातरम के नारे। तस्वीरें पीएम मोदी के ऐतिहासिक कीव दौरे की है। कीव के हयात होटल में मौजूद भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी की जबरदस्त नारेबाजी की। तो कीव के हयात होटल में पीएम मोदी ने भी भारतीयों से गर्मजोशी से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कीव के होटल हयात पहुंचा। काफिले वाली तस्वीरों में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम नजर आए। पीएम मोदी के काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ TV9 पर देख सकते हैं। कीव में पीएम मोदी आज 7 घंटे तक रहेंगे। आज पीएम का कीव दौरा बेहद खास है। आज यूक्रेन के आजादी दिवस का मौका है। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आज यूक्रेन दौरे पर है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने कूटनीतिक लिहाज से बेहद संतुलित रुख दिखाया है। भारत ने युद्ध को लेकर रूस की सीधी आलोचना कभी नहीं की, तो भारत इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों के दबाव में भी नहीं आया। पीएम मोदी ने पोलैंड की धरती से भी दोनों देशों से शांति की अपील की। तो सिर्फ रूस और यूक्रेन को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उम्मीदें हैं। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है। TV9 संवाददाता विपिन चौबे की आपको कीव से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। रशिया के युद्ध को छिड़े हुए लगभग 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, और इस दौरान यूक्रेन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी। पहली बार TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की रहते हैं। यहीं से बैठकर यूक्रेन के लिए वो रणनीति बनाते हैं, अपनी सेना के अध्यक्षों के साथ साथ वो बातचीत, मुलाकात करते हैं, और यूक्रेन इस युद्ध में कैसे लड़ेगा इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जाती है। सबसे पहली बार ये सुपर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव फुटेज और वॉक थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर से, जहां पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की रहते हैं। इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है, जहां द्विपक्षीय वार्ता के लिए वो यहां पर मौजूद हैं। इसी हॉल में उनकी यहां पर मुलाकात होनी है, और इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठकर इस पूरे युद्ध को लड़ने की रणनीति ज़ेलेंस्की बनाते हैं। तमाम ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करते हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, साथ साथ इमैनुअल मैक्रो, और इसके साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इस प्रेसिडेंशियल पैलेस में आ चुके हैं। अब तक आपने इस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर की तस्वीर नहीं देखी थी। पहली बार TV9 भारतवर्ष के जरिए हम आपको इस प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में ज़ेलेंस्की रहते हैं, और यही बैठकर वो तमाम रणनीति तैयार की जाती है, जिसकी बदौलत यूक्रेन इस युद्ध के मैदान में पिछले 2.5 सालों से टिका हुआ है। और आज की तारीख में
रशिया के कई राज्य बेलगोरोद, ओरनिल, वोरोनेस, क्रुक्स में जंग को लड़ रहा है। न सिर्फ जंग को लड़ रहा बल्कि रशियन टेरिटरी में कब्जा भी करता जा रहा है। तो फिलहाल इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और साथ साथ ये तय होगा कि जिस शांति का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं और खासकर रशिया से मुलाकात के बाद वो यूक्रेन पहुंचे हैं, उस मुलाकात की टेबल पर क्या क्या कुछ डिस्कशन होता है। भारत जो शुरुआत से ही इस बात का पक्षधर रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नहीं रुकनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बुद्ध की धरती से वो संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उनकी इस आपके पीछे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस दिख रहा है इसमें मुलाकात होनी है। क्या कुछ बातचीत होनी है, क्या कुछ संदेश और इस मुलाकात से क्या कुछ निकलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस मुलाकात, इस दौरे से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको देता रहेगा और एक एक अपडेट के साथ आपको बताता रहेगा कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है यूक्रेन की राजधानी कीव में। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं जयशंकर के साथ NSA अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में ज़ेलेंस्की और PM मोदी की मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। कीव में मौजूद हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ NSA अजीत डोभाल भी मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। कीव दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के कोई अहम बातचीत इस दौरे के दौरान हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंच गए हैं एस जयशंकर, उनके साथ NSA अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में बातचीत शुरू होने वाली है, मीटिंग शुरू होने वाली है। और अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसकी जांच तेज हो गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए निकली CBI की टीम। पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कोर्ट ने CBI को टेस्ट की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब पूर्व प्रिंसिपल और इसके अलावा 4 और ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश CBI की टीम द्वारा की जाएगी। और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों जरूरी है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। घटना वाली रात का सच जानने के लिए यह टेस्ट जरूरी है। घटना स्थल के सारे सबूत मिट चुके हैं और क्या अपराध में दूसरा शख्स भी शामिल था, ये जानने के लिए, ये सच जानने के लिए भी ये टेस्ट किया जा रहा है। सच छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, रिकवरी या सच्चाई का पता लगाने के लिए भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर में मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट पर आज फैसला होना है। वहीं CBI को आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार अन्य ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत मिल चुकी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से CBI आज भी पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से कल CBI ने 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। पिछले 7 दिनों में CBI संदीप घोष से 88 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ कर चुकी है। संदीप घोष के बयानों में विरोधाभास से CBI को शक है कि वो असलियत को छिपा रहे हैं। इसलिए CBI ने संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की थी और कल उससे कोलकाता कोर्ट से संदीप घोष और पीड़िता के 4 साथी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी परमिशन मिल गई है। दरअसल जांच आगे बढ़ने के लिए CBI को चारों डॉक्टर से भी कई सवालों के जवाब चाहिए। वो ये जानना चाहती कि आखिर कत्ल की रात 4 डॉक्टर्स ने पीड़िता से क्या बातें की, उन्होंने क्या खाना खाया, डिनर करने के बाद आखिर क्या हुआ, पीड़िता कहां गई, वो 4 डॉक्टर कहां गए, 4 डॉक्टर डिनर के बाद दोबारा कब मिले। CBI के लिए चारों डॉक्टर इसलिए जरूरी हैं क्योंकि उन्होंने ही मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म बड़ी आसानी से कबूल कर लिया है, लेकिन CBI को उसके बयानों पर शक है। ऐसे में 4 डॉक्टर्स के बयान लेने के बाद भी जांच एजेंसी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी। सीबीआई ने जमानत के खिलाफ जवाब दाखिल किया, लेकिन गिरफ्तारी को चुनौती देने पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले की किंगपिन है और पूरी शराब नीति बनाने में उनका अहम रोल है। उनको इस घोटाले के बारे में सब कुछ पता था। सारे निर्णय इनकी सहमति से हुए। जांच एजेंसी के सवालों का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जांच एजेंसी को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए केजरीवाल को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित नहीं है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई केस में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई थी। ये याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। कोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने के लिए नोटिस को जारी किया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया था। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा था। शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई केस में वो जेल में बंद है। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया। जब भी दुनिया के किसी भी देश में जाता हूं तो स्वाभाविक रूप से वहां जितने इंडियन डायस्पोरा के लोग होते हैं उनके साथ मिलना होता है और मिलकर बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। लगता है जैसे परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और मुझे जानकारी दी गई कि जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था उससे ज्यादा लोग आ जाए हैं। इसका मतलब कि यहां रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं, भारतवंशी हैं, उनकी भी स्वाभाविक इच्छा रहती है उनके देश से यदि कोई आया है तो उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर भवन निर्माण समिति बैठक में दूसरे तल को लेकर मंथन हुआ। इस बीच निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि कई भाषाओं में लिखी रामायण को भी दरबार में रखने का प्रस्ताव है। देखिए पूरी खबर। दिव्य, भव्य और भक्ति से भरी तस्वीरें अयोध्या के राम मंदिर की है। अब दिसंबर 2024 तक मंदिर को पूरा करने का काम तेजी से जारी है। प्रथम तल में करीब 90% काम पूरा हो गया है, जबकि दूसरे तल और शिखर का काम अभी पूरा करना है। इसके अलावा दूसरे तल पर जो गर्भगृह होगा उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में मंथन हुआ। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक कई भाषाओं में लिखी रामायण दूसरे तल में रखी जाएंगी, तो भगवान की चरण पादुका भी दूसरे तल में स्थापित होंगी। इन सभी प्रस्तावों को बैठक में रखा गया है। जो रामचरित्र को वहाँ की भाषा से बता सके, उसकी जो सबसे पुरानी पुस्तक हो उसको प्राप्त करके वहाँ रखा। श्री राम मंदिर निर्माण में अभी 850 करोड़ रुपए और लगेंगे, तो अभी तक 540 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य सुविधाओं और इंतजामों पर 776 करोड़ रुपए का खर्च आया है। राम नाम की गर्जना भाग्य यमदूत से खबर दिल्ली से है। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। 5 महीने से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि अब खाते में पेंशन भेजी जा रही है। आतिशी ने पेंशन रुकने के पीछे बीजेपी को कसूरवार बताया। दिल्ली में 4 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इन 4 लाख बुजुर्गों को जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, 1 लाख ऐसी पेंशन है जिसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। 3 लाख पेंशन पूरी तरह से दिल्ली सरकार देती है। 1 लाख बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से
इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। इंदौर से खबर है। इंदौर के महू में फार्म हाउस की छत गिरने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई है तो एक मजदूर अभी भी मलबे में दबा है। देखिए पूरी खबर। विभत्स मंजर, मलबे का ढेर। दिल दहला देने वाली घटना इंदौर के महू में हुई। फार्म हाउस की छत गिरने से 5 मजदूर ने दम तोड़ दिया तो एक मजदूर अभी भी मलबे में फंसा है। एसडीआरएफ की टीम ने इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 3 जेसीबी और एक पोकलेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दरअसल फार्म हाउस अभी निर्माणाधीन था। लोहे के एंगल पर छत डाली गई थी। एंगल उसका भार नहीं सह सकी और छत गिर गई और उसमें काम करने वाले मजदूर दब गए। सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू शुरू किया गया। कई घंटे तक राहत और बचाव का काम जारी रहा। इंदौर के एक वकील चोरल में ये फार्म हाउस बनवा रहे थे। फार्म हाउस बनाने के लिए सभी मजदूर इंदौर से ही वहां पर चले गए थे। कल दिन भर काम करने के बाद मजदूर रात में खाना खाकर निर्माणाधीन छत के नीचे ही सो गए। छत गिरने पर सभी मजदूर दब गए और रात में किसी को पता भी नहीं चला। सुबह जब गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे तो उन्हें हादसे की जानकारी मिली। इसके बाद एम्बुलेंस को बुलवाया गया और फिर मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। इंदौर में गुरुवार को रात भर तेज बारिश भी हुई। निर्माणाधीन छत इसी वजह से गिरने की आशंका जताई जा रही है। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन है। पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है जबकि दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे शुरू होगी। यूपी के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की वीडियो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कुछ अहम तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा है और 2 पालियों में कांस्टेबल परीक्षा होगी। एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी, 60,244 पदों पर लिखित परीक्षा और 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे इस परीक्षा में। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हुई थी। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर लखनऊ से हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा लागू हो रही है और ये जो परीक्षा है ये 2 पालियों में पूरी की जाएगी। इस समय हम खड़े हैं एक ऐसे ही सेंटर में जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2 पाली में एग्ज़ाम होने हैं। लखनऊ में कुल 81 सेंटर बनाए गए हैं और 40,000 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देंगे यहाँ पर। ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनकी भीड़ है यहाँ पर और यहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं उसकी भी बात करेंगे। इस बार बता दूँ कि इस बार जो सेंटर्स हैं उस पर हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, एआई का यूज़ किया गया है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ अंदर सेंटर पर 3 चीज़ें ले जानी अलाउ हैं, जिसमें से उनका पहचान पत्र, पेन और आई कार्ड। उसके अलावा अंदर आप सेंटर के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं, किस तरीके से आपने तैयारी की है। ये बताइए, बस कुछ ही देर में आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी, किस तरीके से तैयारियाँ हैं, इस बार क्या इंतजाम है? अच्छी तैयारियाँ हैं। क्या लग रहा है इस बार की? इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। कहाँ से आए हैं आप? बनारस। कहाँ से आए हैं आप? यूपी में कहाँ? सुल्तानपुर। पिछली बार भी भरा था क्या एग्जाम? हाँ भरा। इस बार क्या लग रहा है? क्या लग रहा है हो जाएगा। जिस तरीके से सरकार ने इस बार तैयारियां की हैं, आपको लगता है कि इस बार जो है जो रिजल्ट अच्छा रहेगा? रिजल्ट अच्छा रहेगा। सभी सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भी काफ़ी चीज़ें लगाई गई हैं जिससे हर बार जो परीक्षा जो है वो लीक हो जाती है वो ना हो, तो उसको लेकर यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। छात्रों से जान लेते हैं कि उनको क्या लगता है। बताइए आपको क्या लगता है इस बार जो इंतज़ाम जो किए गए हैं, क्योंकि हर बार जब पेपर होता है फिर पेपर लीक हो जाता है, तो उसको लेकर आपको लगता है कि इस बार के इंतज़ाम पर्याप्त होंगे क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से तैयारी है और क्या होने वाला है? बढ़िया होने वाला है, अच्छा होगा।
जी तैयारी पूरी है? जी। पुणे से खबर है। पुणे में स्कूल वैन ड्राइवर पर बच्ची से सोशल मीडिया और फोन पर अश्लील बातें करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें पुणे की है। कुछ लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। मारने वाले एमएनएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और पिटने वाला स्कूल वैन का ड्राइवर। ड्राइवर पर आरोप है कि वो स्कूल की एक बच्ची से फोन और सोशल मीडिया पर अश्लील बातें करता था। बच्ची ने इस मामले की जानकारी अपने परिवार को दी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो ड्राइवर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित परिवार की तरफ से जब एमएनएस कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने ड्राइवर की गिरफ्तारी से पहले उसकी जमकर पिटाई की। देश आज अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। आज ही के ऐतिहासिक दिन चंद्रयान 3 मिशन ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। आज के दिन पूरे देश को हमेशा चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद दिलाता रहेगा। आज के दिन पिछले साल चंद्रमा पर विक्रम लैंडर ने कदम रखा था। भारतीय अंतरिक्ष मिशन का ये बेहद खास पड़ाव था क्योंकि लैंडर विक्रम में चंद्रमा के जिस दक्षिणी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग की थी वहां किसी ने भी इससे पहले लैंडिंग नहीं की। इसी ऐतिहासिक दिन की उपलब्धि के लिए आज के दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में एक खास समारोह का आयोजन हुआ जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस मौके पर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। भारत स्पेस एज में कदम रख चुका है। अगले साल स्पेस में अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में काम हो रहा है। नासा इसरो सहयोग के तहत अगले साल अप्रैल तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भर सकता है। इस अभियान के लिए 2 भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर एक्सियोम स्पेस X4 मिशन के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। बांग्लादेश के बड़े इलाके में मुसीबत की बाढ़ कोहराम मचा रही है। मकानों, दुकानों और संस्थानों के बाहर सैलाब उफान मार रहा है। देखिए बांग्लादेश पर जल दैत्य का प्रहार। पानी से लबालब सड़कें, पूरे इलाके में बाढ़ का पहरा। मकानों, दुकानों, संस्थानों में पानी भर गया है। गांव बस्ती में 5 फीट तक पानी। सैलाब में फंसे लोग चीख पुकार, चीत्कार। तस्वीरें बांग्लादेश के खगराचरी सदर की है। अब बेकाबू बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। उफनती लहरें कहर बरपाने को बेताब है। कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़े हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे हैं। पेड़ पर चढ़े इन लोगों का कई घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। इस बार बांग्लादेश में जबरदस्त बाढ़ आई है। डैम से आए सैलाब की वजह से देखते ही देखते सड़कों पर नदियां बहने लगी। रास्ते बंद हो गए। हल्के सामान कुदरत की बनाई अस्थायी नदी में बहने लगे। सड़कों पर हालात ऐसे बन गए जहां पर डूबने का डर खड़ा हो गया है। जो लोग घरों के बाहर थे वो कुदरत को चुनौती देकर घरों तक पहुंचे हैं। बांग्लादेश के कई जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हो रहा है। सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ड्रोन कैमरे से कैप्चर की गई इन तस्वीरों में बाढ़ की चपेट में आने से घर डूबे नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के खगराचरी सदर में पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया है। सड़क पर बस, कारें और 2 व्हीलर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। और बांग्लादेश में बाढ़ बारिश से तबाही का दौर जारी है। यहां एक पुल भी बाढ़ की चपेट में आकर ढह गया। कुदरत का कहर देखिए। बारिश के बाद सैलाब का बवंडर देखिए। नदियों में आए उफान ने बांग्लादेश में हाहाकार मचा दिया है। देखिए सैलाब का प्रहार और कुछ सेकंड में पुल ध्वस्त। भरभरा कर टूट गया पुल। कुछ मिनटों में स्थानीय रास्ता बर्बाद हो गया। स्थानीय कस्बे का रास्ता ब्लॉक हो गया। तस्वीरें बांग्लादेश के कोमिला जिले के तितास की है जहां पर आसमानिया बाजार में एक लकड़ी और लोहे का पुल देखिए किस तरह से नदी में समा गया। भारी बारिश के चलते गोमती नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव के सामने ये पुल टिक नहीं पाया और नदी में गिर गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के साथ साथ कई जिलों में लैंडस्लाइड से भी भारी नुकसान हो रहा है। सैकड़ों गाँव बाढ़ में डूबे हैं और लोगों को मदद का इंतजार है। अब बांग्लादेश में आए बाढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। सैलाब में फंसा ये परिवार लहरों से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लोग जैसे तैसे किनारों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे एक मासूम बच्चे को इस छोटी नाव पर बैठाकर रेस्क्यू किया गया। एक शख्स ने इस बच्चे को प्लास्टिक की छोटी नाव में बैठाकर किनारे तक सुरक्षित पहुंचाया। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है।
शेख हसीना को 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद अपनी जान बचाने के लिए ढाका से भारत आकर शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन जिस पासपोर्ट को लेकर वो भारत आई थी वो अब मान्य नहीं है। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश के आधिकारिक या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारी व्यक्ति को भारत में बिना वीजा के 45 दिन तक रहने की इजाजत है। शेख हसीना को भारत में ठहरने की दिक्कत भले ही ना हो, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में वो अब नहीं जा पाएंगी। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से अब शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का दबाव भी बनेगा। बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी कर सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अभी यह काल्पनिक स्थिति है, यानी बांग्लादेश की तरफ से अब तक मांग नहीं की गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर हत्या के मुकदमे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जो कि शेख हसीना के शासनकाल में हुए मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करेगी। पाकिस्तान में डकैतों ने पुलिस टीम पर रॉकेट से हमला किया। हमले में 11 पुलिस अफसरों की मौत हो गई। पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में ये हमला उस समय हुआ जब मचका एरिया में 2 पुलिस वैन बाढ़ के पानी में फंस गई। उसी दौरान डकैतों ने पुलिस वैन पर हमला किया। हमला रॉकेट से किया गया। हमले में 11 पुलिस ऑफिसर मौके पर ही मारे गए, 7 घायल हुए, जबकि 4 अधिकारी लापता हैं। घायलों की हालत गंभीर है। हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। डकैत आधुनिक हथियारों से लैस थे, जिनमें रॉकेट लॉन्चर, आर्मर्ड वाहन, एंटी एयरक्राफ्ट गन और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल थे। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर पहुंची। घायलों को रहीम यार खान के शेख जायद हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने लापता पुलिस कर्मियों की तलाश के लिए खोजी अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आईजी पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। डकैतों को इलाके में ढूंढा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 2 गाड़ियों में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी सवार थे। हमले के वक्त इनमें से ज्यादातर की मौत हो गई। और इस बीच एक बड़ी खबर कोलकाता की सियालदह कोर्ट में नारेबाजी। आरोपी संजय रॉय की पेशी के दौरान हंगामा। कोर्ट परिसर में हजारों लोगों का विरोध। आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग। तो सियालदह कोर्ट की ये तस्वीरें जब संजय रॉय को पेश किया जा रहा था, उस दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। लोगों ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी की और कहा कि संजय रॉय को फांसी दी जाए। एक बार फिर से सुनते हैं किस तरह से यहां पर नारेबाजी हो रही है। इस वक्त मैं सियालदह कोर्ट में मौजूद हूं और यहां पे आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं जो संजय राय के फांसी की मांग कर रहे हैं। सारे के सारे लोग यहां पे बारिश में डिमांड कर रहे हैं और बड़ी संख्या। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आप लोगों की डिमांड क्या है? আমরা চাই গুটকা ক্রিমিনাল সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুক। আরতি করে আমাদের বোন খুন হয়েছে, তার নাম আমরা বলতে চাই না। কলকাতা পুলিশ 15 ঘন্টার মধ্যে যাকে গ্রেফতার করেছিল, আজকে 14 দিন হয়ে গেল। সিবিআই একজনকেই গ্রেফতার করেছে এখনো পর্যন্ত। তাহলে বাকি যারা কলকাতা পুলিশ তাই গ্রেফতার করেছিল এবং এখনো পর্যন্ত একজনই গ্রেফতার, এবং এর নাম সঞ্জয় রায় নয়। সঞ্জয় রায় সে বাঙালি নয়, আমাদের বাংলার মাথা হেড করে দিয়েছে, বাঙালির মাথা হেড করে দিয়েছে। এই জন্তু ক্রিমিনাল ধর্ষকের ফাঁসি চাই। আমাদের দাবি একটাই, ये देखिए ऊपर कोर्ट जो रूम है आपको नजर आ रहा होगा। इस कोर्ट रूम में उसको पेश किया गया है और यहाँ पे उसके फांसी की डिमांड को लेकर सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और संजय राय के फांसी की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े। कुमार, हम तस्वीरें देख रहे थे, काफी हंगामा हो रहा था, बड़ी संख्या में लोग फांसी की मांग कर रहे थे। क्या हुआ आज कोर्ट में? अभी प्रोसीडिंग चल रही है। सीबीआई आज उसका रिमांड लेने की बात कर रही है। दरअसल कोलकाता पुलिस से का जो है आज ये खत्म हो रहा था। सीबीआई अपनी दलील दे रही है कि किस तरीके से उसे इसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है, इसे संभव है तो क्राइम सीन पर भी ले जाना है और तमाम तरह की जानकारी के लिए इसका रिमांड जरूरी है।
इसलिए जो है सीबीआई की टीम अभी सियालदा कोर्ट के अंदर है और कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे जो मजेदार बात यह है कि कोर्ट के अंदर भी जो लोग हैं वो लोग भी जस्टिस की डिमांड करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा यहाँ पे दिख रहा है सियालदा कोर्ट के सामने। इन सब के बीच सीबीआई की टीम और कोलकाता पुलिस की टीम बड़ी तादाद में आई है और जो कि सुरक्षित उसको यहाँ से निकालने की कोशिश में जुटी है। रवि, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी।